बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटे हमारे पास टेस्ट 1 की डिस्कशन है इंग्लिश की, लेकिन उससे पहले मैं सब बेटों और बेटियों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ टेस्ट सेशन के सिलेबस के हवाले से। देखिए बहुत सारे बेटे और बेटियों उन्होंने मैसेज किया है कि सर हमें टेस्ट सेशन का जो सिलेबस है वो उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपके टेस्ट में 3 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले आपके टेस्ट में ग्रामर के क्वेश्चन शामिल है। उसके लिए जैसे टेस्ट 1 में लिखा हुआ है नाउन 1, टेस्ट 2 में लिखा हुआ है नाउन 2। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने टेस्ट को नाउन को हाफ कर दिया और आधा नाउन जो है वो टेस्ट 1 में और आधा नाउन टेस्ट 2 में। आप इस बात को जानते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई सिलेबस तो है नहीं जिसको हम हाफ कर सकते हैं कि हाफ चैप्टर यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर आ जाएगा और हाफ चैप्टर यहाँ से यहाँ तक ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। नाउन 1 नाउन 2 लिखने का मकसद ये है कि आपके पास इस चैप्टर में नाउन के क्वेश्चन शामिल होंगे। दूसरी बात यह आगे लिखा हुआ है B1 चैप्टर 1 2 3। B1 का मतलब है बुक 1। आप इस बात को बखूबी समझते हैं और ख़ासतौर पे जो बेटे और बेटियां इंप्रूवर हैं इस बात को बड़े अच्छे से समझते होंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस के लिए लाइंस उठाई जाती हैं वो टेक्स्ट में से उठाई जाती हैं। हम रूल्स हैं वो ग्रामर की अप्लाई करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमने टेक्स्ट को रट्टा मारना है या टेक्स्ट में से आता है। टेक्स्ट में से कुछ नहीं आता है, लेकिन टेक्स्ट की लाइंस उठाई जाती हैं किसके लिए? क्वेश्चन बनाने के लिए। हम ग्रामर के रूल्स अप्लाई करेंगे लेकिन लाइंस कौन सी होंगी? टेक्स्ट की होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक टेस्ट में 3-3 चैप्टर्स को शामिल करते जाएंगे। अब फिजिकल क्लासेस जो होती हैं, जब स्टूडेंट क्लास में बैठा होता है तो मेरा तरीकाकार कुछ ही होता है कि हम बुक 1 से स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ा जाता है। लाइक अभी जो हमारे पास क्लासेस चल रही हैं, कुछ टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने कुछ एक सेक्शन बनाया हुआ है, सुपर मॉडल सेक्शन, जिसमें 440 450 460 470 480 प्लस स्टूडेंट हमारे पास हैं। मतलब इस रेंज के सारे बेटियां और बेटे हैं। वहाँ पर फिजिकल क्लास में भी हमारे पास क्या है, जैसे बुक 1 है, हमने बुक 1 स्टार्ट की। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके हाथ में डिफरेंट कलर के हाईलाइटर्स हैं और टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का सेंटेंस पढ़ा जाता है और उसकी हर एक चीज़ क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है कि इसको पेपर में क्वेश्चन कैसे बनाकर दिया जा सकता है या इस पर ग्रामर का रूल कौन सा अप्लाई होगा। देखिए लाइंस है जो वो टेक्स्ट में से आनी है, लेकिन फॉलो किसको करना है? ग्रामर को। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके होंगे? प्रेपोजिशंस के, और सारे के सारे प्रेपोजिशन किस में आएंगे? टेक्स्ट में से। तो आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट का क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और आपको टेक्स्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। और ये काम जो है सारा बेटे ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बहुत जल्द से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 5 सितंबर से। इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह क्लासेस में, तो देन हम इनको चैप्टर बाय चैप्टर फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, आप अपने तौर पर टेक्स्ट को तैयार करेंगे, ग्रामर के रूल्स को माइंड में रखेंगे और 3 चैप्टर जो है वो आपके हर सिलेबस का हिस्सा होंगे। उसका मैं थोड़ा सा तरीकाकार आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ों का। आपने न्यू बुक लेनी है, रेड और ग्रीन हाईलाइटर लेना है। प्रेपोजिशन हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं, तो प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको हर वो प्रेपोजिशन, आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे और आपको हर वो प्रेपोजिशन जो आपको लगता है कि पेपर में क्वेश्चन बना के दी जा सकती है, आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे। आपके रिवीजन के लिए मटेरियल भी तैयार होगा और आपको अनडेलिबरेटली अनकॉन्शियसली सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो भी तैयार हो जाएगा। और उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप रट्टा मार रहे हो या आपको याद करना है ज़ुबानी, ना रट्टा मारना है ना ज़ुबानी याद करना है। सारे टेक्स्ट को क्रिटिकली आपने उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाउन्स हैं, उसके बाद बुक 1, जैसे भी आपका सेकंड टेस्ट जो होगा कल इंशाल्लाह, उसमें बुक 1 के चैप्टर 4 5 6 शामिल होंगे, नाउन शामिल होगा। और अभी आपके पास आज लिखा हुआ था A एंड B। A एंड B का मतलब है वोकैब के A और B वाले वर्ड्स। कल COD होगा, तो इसका मतलब कल आपने वोकैब के कौन से क्वेश्चन शामिल करने? COD। मतलब कोई हैरानगी वाली बात नहीं थी, कोई नई चीज़ बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो मैंने क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें शामिल होंगी। उसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा, सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है। द यंग herdsman dash mounted a horse that was inclined to act up with an unaccustomed rider। देखिए हमें सेंटेंस में से कीवर्ड ढूंढना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ड को हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। अभी आपके पास बेफलिंग, बिविल्डरमेंट, अपेरेंटली ऐसे कुछ आपके पास बन नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे आपके पास कुछ हो नहीं सकता है।
तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ब्रिस्कली। मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, सेंटेंस कंप्लीशन इंतहाई आसान होते हैं। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ने 99% स्टूडेंट्स ने 100% सेंटेंस कंप्लीशन को क्या किया होता है, ठीक सॉल्व किया होता है। कोई एक आधा क्वेश्चन जो होता है वो ग्रामेटिकली क्रिटिकल होता है या वोकैब के लिहाज से डिफरेंट होता है या मुश्किल होता है, तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम स्मूथली चलेंगे। द यंग हर्ड्समैन briskly mounted a horse that was inclined to act up with an unaccustomed rider. Next question है हमारे पास, the air over the world's oceans has proved dash to many land based air forces. land based air forces। अब देखें, bashful का मतलब हमारे पास क्या होता है, shy। boon का मतलब हमारे पास क्या होता है, benefit, ठीक है। और abrupt का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्विकली, सडनली, अचानक से। बैफलिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, मिस्टीरियस, ठीक है। हम बहुत से अगर आप अपना लॉजिक को, आप अपने जनरल नॉलेज को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। द एयर ओवर द वर्ल्ड्स ओशंस हैज़ प्रूव्ड डैश, हैज़ प्रूव्ड शाय, तो शाय पॉसिबल नहीं है। हैज़ प्रूव्ड बेनिफिट, ये भी पॉसिबल नहीं है। हैज़ प्रूव्ड क्विक एब्रप्ट, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, हैज़ प्रूव्ड बैफलिंग टू मैनी लैंड बेस्ड एयर फोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। और इसका मतलब मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसका मतलब आपके पास क्या है बेटे, मिस्टीरियस। क्वेश्चन थर्ड में, नो वन इज सजेस्टिंग दैट एनी हेल्थ रिस्क डैश टू दिस प्रोडक्ट। नो वन इज सजेस्टिंग दैट एनी हेल्थ रिस्क, एंजाइटी नहीं पॉसिबल। अब अगर हम एंजाइटी लिखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ नहीं बनता है। बैकएंड का मतलब पॉइंट आउट, इशारा करना होता है, साइन करना होता है, इसका भी मीनिंग नहीं बनेगा हमारे पास। एक्सेंचुएटेड का मीनिंग नहीं बनेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटे, चार्ली। अगर हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ यूँ बनेगा, नो वन इज सजेस्टिंग दैट एनी हेल्थ रिस्क अटैच टू दिस प्रोडक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मनी इज अ सिंगुलर थिंग, इट रैंक्स विद लव एज मैन्स ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ जॉय एंड विद डेथ एज हिज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ बून। नहीं होगा क्योंकि जॉय पहले लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे जॉय का ऑपोजिट वर्ड चाहिए। अटैच यहाँ पर किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है, बैश यहाँ पर किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, एंजाइटी। दो एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गए, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ जॉय एंड ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एंजाइटी। सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेशन में लेके जाएंगे लॉजिकली तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, वीमेन शुड आल्सो रिमेंबर दैट मैनी मेन आर डैश अबाउट डिस्कसिंग देयर फीलिंग्स आउट इन द ओपन। डिस्कसिंग देयर फीलिंग्स आउट इन द ओपन, डेफिनेटली अगर हम सेंटेंस में कुछ यूँ पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग बिविल्डरमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रामेटिकली ठीक नहीं है वर्ड। अगर हम यहाँ पे बिविल्डरमेंट लिखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एडजेक्टिव टाइप वर्ड चाहिए। बिविल्डरमेंट नाउन है, बिविल्डर होता तो कुछ और बात होती। बैफलिंग किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है, बून किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बैशफुल। और बैशफुल का मतलब बेटे हमारे पास क्या होता है, शायद। ठीक है, तो सेंटेंस हम अगर कंप्लीट करेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट करें कैसे करेंगे, वीमेन शुड आल्सो रिमेंबर दैट मैनी मेन आर शाय अबाउट डिस्कसिंग देयर फीलिंग्स आउट इन द ओपन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन 6 में, द मैन थॉट अबाउट इट फॉर अ मोमेंट एंड देन ही डैश टू हिज फैमिली, दे क्लाइंब्ड इनटू द कार। ठीक है, मैन थॉट अबाउट इट फॉर अ मोमेंट एंड देन ही डैश। अब ही बिविल्डर्ड नहीं हो सकता, ही अटैच नहीं हो सकता, एक्सेंचुएट नहीं हो सकता। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। बीटा मतलब ही पॉइंट आउट या ही साइन। साइन मतलब उसने इशारा किया, जिसको आप क्या बोलेंगे, ही सिग्नल्ड, जैसे मिस्टर चिप्स में आपने पढ़ा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद क्वेश्चन 7 में, दिस अफेक्ट वाज डैश बाय अ स्क्वीजिंग ऑफ डिफरेंशियल स्पेशली इन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, दिस अफेक्ट वाज डैश। तो करेक्ट ऑप्शन बैकंड नहीं हो सकता, अटैच नहीं हो सकता, बिविल्डरमेंट नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, एक्सेंचुएटेड। करेक्ट ऑप्शन वुड बी अल्फा। उसके बाद ही ड्रोज्ड ऑफ, सो गया, बट देन वोक अप डैश एज दो समवन हैड कॉल्ड हिज नेम। कहता है वो सो गया था, जैसे ही उसने किसी ने उसका नाम पुकारा तो वो अचानक से उठ गया। तो करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली ब्रिस्कली नहीं है, अपॉलिंगली नहीं है, अस्टाउंडिंगली नहीं है, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, एब्रप्टली। ठीक है, सडनली।
क्वेश्चन नंबर 9 में हिज एक्सप्रेशन चेंज फ्रॉम डैश टू हॉरर। डैश टू हॉरर का मतलब इंटेंसिटी बढ़ी है, इंटेंसिटी बढ़ी है तो हम बैकएंड नहीं लिखेंगे, बैकएंड का मीनिंग किसी सूरत में यहाँ पे सूट नहीं करता, बून का मीनिंग सूट नहीं करता, बैफलिंग का मीनिंग सूट नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? बिविल्डरमेंट। हिज एक्सप्रेशन बिविल्डरमेंट, हिज एक्सप्रेशन चेंज फ्रॉम बिविल्डरमेंट टू हॉरर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा? अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन 10 में दिस सर्विस हैज बीन अ डैश टू ऑल हु यूज इट, पेंशनर, डिसेबल्ड एंड एबल बॉडीड रेजिडेंट। दिस सर्विस हैज बीन एक्सेंचुएटेड किसी सूरत में सूट नहीं करेगा, सेंटेंस का कोई ट्रांसलेशन नहीं बनता है, बैकएंड कोई ट्रांसलेशन नहीं बनता है, सूट नहीं करेगा, अटैच सूट नहीं करेगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? बून। दिस सर्विस हैज बीन अ बून टू ऑल हु यूज इट, ये उन सब के लिए जो इसको यूज करते हैं एक प्रॉफिटेबल अच्छा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इससे आगे सोन हमारे पास जो सेंटेंसेस बेटे जो क्वेश्चंस होंगे वो किस में से होंगे? ग्रामर के होंगे और टेक्स्ट में से होंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपकी टेक्स्ट के सेंटेंसेस को, टेक्स्ट की लाइन को किसके तौर पर यूज किया जाएगा? क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फॉलो हमने ग्रामर को ही करना है, लेकिन हमने करना किसको है? सेंटेंसेस कहाँ से उठाए जाएंगे? टेक्स्ट में से। तो आपने अपने टेक्स्ट को अच्छे से तैयार करना है, वो मैंने आपको सारा तरीका बताया है, ऑनलाइन पर पॉसिबल नहीं है। अभी आपको उसके लिए फिजिकल क्लासेस का वेट करना है। जैसे ही फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं वैसे ही आप आएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिजिकल क्लासेस में आप देखेंगे कि हम कैसे चैप्टर बाय चैप्टर, सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको लेकर करके चलेंगे और हर उस सेंटेंस को क्रिटिकली एनालिसिस में लेकर आएंगे, जिसको हम समझते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि इस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाकर पेपर में दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आफ्टर, मैंने वर्ब के टेस्ट में डिस्कशन करते हुए आपको एक बात बताई कि आफ्टर के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। या तो आफ्टर के बाद कोई नाउन आएगा, या आफ्टर के बाद अगर टेंस आता है तो टेंस कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब देखें आफ्टर शी पुट, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। आफ्टर शी हैड पुट, ये बिल्कुल तीनों सेंटेंस ठीक है। पुट द लैम्ब चॉप्स इन ब्रॉयलर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इन द ब्रॉयलर। जब आप अल्टरनेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर दूसरे को पढ़ेंगे, फिर तीसरे को पढ़ेंगे, फिर चौथे को पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं? हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। हम चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ते हैं, जहां से कोई ऑप्शन आता है हम उसको छोड़ देते हैं, गलत होता छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जैसे देखें अल्फा के बारे में हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा कि शी पुट आया, हमने इस सेंटेंस को यहीं पर छोड़ दिया, आगे हम इसको पढ़ेंगे नहीं। डेल्टा को हमने इन ब्रॉयलर तक पढ़ा, ब्रॉयलर के साथ आर्टिकल आएगा तो इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ब्रॉयलर, इन द ब्रॉयलर शी सिट डाउन, अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता है तो सेकंड लाजमी किस में होना चाहिए? पास्ट में। तो आफ्टर शी हैड पुट के बाद हम सिट डाउन नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि आपने पक्का रूल याद रखना है इंग्लिश का, कि अगर इंग्लिश का फर्स्ट क्लॉज पास्ट में होगा तो सेकंड लाजमी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो आपका चार्ली ऑप्शन भी यहीं पर क्या होता है? गलत होता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा? बीटा। टेक्सुअल सेंटेंस है, सेंटेंस टेक्स्ट का है, लेकिन क्वेश्चन बनाया गया है वर्ब्स के लिए। ठीक है। उसके बाद नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट, अब ये प्रेपोजिशनल है। आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन को हाईलाइट करेंगे तो उसमें लाजमी तौर पर इस प्रेपोजिशन को हाईलाइट करेंगे। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ नहीं हो सकता, नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट विद नहीं हो सकता। दो प्रेपोजिशन करेक्ट है दो सेंटेंसेस में, ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, बट इट वाज लॉक्ड इन टू प्लेस नहीं है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट प्रेपोजिशन है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा? बीटा। इसी तरह टेक्स्ट के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेक्स्ट इज सो इंपॉर्टेंट। और टेक्स्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किसका है? टेक्स्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास किसका है? प्रेपोजिशन का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में शी टर्न द यूनिट ओवर, ठीक है, टर्न द यूनिट ओवर बिल्कुल ठीक है, टर्न द यूनिट ओवर बिल्कुल ठीक है, टर्न द यूनिट ओवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टर्न द यूनिट आउट करेक्ट प्रेपोजिशन नहीं है, तो बीटा ऑप्शन को हम यहीं पर छोड़ेंगे। सा आ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, सा आ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और चार्ली में इसके साथ आर्टिकल नहीं लिखा हुआ तो हम चार्ली ऑप्शन को भी यहीं पर छोड़ेंगे। अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम नहीं होगा, स्कॉच टेप्ड विद द बॉटम। ठीक है। आपके पास क्या होएगा? आपने याद रखना है, आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे
तो आपने सबसे ज़्यादा जो याद जिन क्वेश्चन को तैयार करना है वो आपके पास कौन से हैं, प्रेपोजिशन के। अभी हमारे पास यहाँ पे दो प्रेपोजिशन है, ऑफ स्कॉच टेप विद द बॉटम या स्कॉच टेप टू द बॉटम। अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्कॉच टेप विद द बॉटम नहीं है, बल्कि क्या है हमारे पास स्कॉच टेप टू द बॉटम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा को छोड़ के कौन सा बचेगा, डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट, ना तो थिंक फॉर इट होगा, ना थिंक बाय इट होगा, ना थिंक एट इट होगा। करेक्ट प्रेपोजिशन आपके पास क्या होगा, थिंक अबाउट इट। आसान तरीन है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन 15, आई न्यू डैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, आई न्यू डैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन। गॉन नहीं लिखेंगे, गॉन कोई टेंस ही नहीं है। देखिए एक बार याद रखें, हम टाइम लाइन को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो जो टाइम अभी चल रहा होता है वो हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट। जो इससे पहले गुजर चुका होता है वो हमारे पास क्या है, पास्ट। और जो आने वाला होता है वो क्या होता है बेटे, फ्यूचर। अब हम क्या करते हैं, आप याद रखेंगे, हम पास्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, नियर पास्ट, और एक हमारे पास क्या होता है, फार पास्ट। नियर पास्ट का मतलब अगर पास्ट में एक ही सेंटेंस में हम 2 स्ट्रक्चर 2 टेंसेज लिख रहे हैं, 2 वर्ब लिख रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड करना है कि रिसेंट कौन सा हुआ है और उससे पहले कौन सा हुआ है। जो नियर पास्ट में हुआ है उसको हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में, और जो फार पास्ट हुआ है उसको हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे 8, 9, 10th क्लास में जब आप टेंस पढ़ते हैं तो आप एक दक्यानुसी सा सेंटेंस पढ़ते हैं जो बार बार पढ़ाया जाता है, जो बार बार करवाया जाता है। हमारे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, हमारे क्लास में पहुँचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। अब जब इस तरह के सेंटेंस आप बोलेंगे तो हमारा स्कूल में पहुंचना जो है वो नियर पास्ट है, घंटी बजाना जो है वो क्या है, फार पास्ट। तो फार पास्ट को हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और नियर पास्ट को हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। लेकिन गॉन कोई भी टेंस नहीं होता है। इसका मतलब चार्ली ऑप्शन क्या है, गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। हमें क्या लिखना है, 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। तो अभी देखें, आई न्यू डैट फ्रॉम जनवरी टू वर्ड अप्रैल, करेक्ट, इनकरेक्ट प्रेपोजिशन नहीं है। टाइम के लिए आप याद रखेंगे, टाइम के लिए, टाइम कंडीशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अनटिल का। इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन भी यहीं पर गलत हुआ। आई न्यू डैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक छोटा सा एरर है, जो कि इंतहाई माइनर एरर कुछ इस तरह है कि 8 के स्पेलिंग को डिफरेंट बनाया गया है, किसमें, अल्फा में। 8 से डिफरेंट डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि हमारे पास क्या होगा, 8 डिफरेंट डॉक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या होगा, बीटा। उसके बाद क्वेश्चन 16, माई फादर वॉकड होम 5 माइल अक्रॉस। ना तो थ्रू द माउंटेन आएगा, ना फ्रॉम द माउंटेन आएगा। तो और दूसरी बात यह है कि 5 माइल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 5 माइल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक, जस्ट एट द ब्रेक तो करेक्ट है, लेकिन विद द ब्रेक सेंटेंस प्रेपोजिशन में करेक्ट नहीं है। एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ, वाज सो गुड टू ब्रीथ। और यहाँ पर 2 सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, वर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मॉर्निंग विंड। अब हमारा सब्जेक्ट है मॉर्निंग विंड, तो मॉर्निंग विंड के अकॉर्डिंगली हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हम किसको लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। और ब्रीथ के बारे में एक और वर्ड भी आप याद रखिएगा, इसको अगर हम ई के बगैर लिखेंगे तो ब्रेथ लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नाउन, और ब्रीथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वर्ब। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह BATHE बैथ लिखेंगे तो नाउन होगा, BATH बाथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, BATHE लिखेंगे तो वर्ब बनेगा, BATH लिखेंगे तो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 में जस्ट आ फ्यू स्टेप्स। अगर आप फ्यू स्टेप लिखेंगे तो आप बार बार, मैं आपको बोलता हूं कि फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ना होने के बराबर होना। फ्यू स्टेप्स का मतलब कोई स्टेप नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन ये पर गलत होती है। जस्ट अ फ्यू स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम आएगा, इन फ्रंट ऑफ हिज नहीं आएगा। दोनों प्रोनाउन के
जो रूल्स हैं वो क्या है, गलत हैं, याद रखिएगा। आपको अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस में मैंने आपको एक रूल बताया कि आफ्टर प्रेपोजिशन आपने हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो ऑफ के बाद आप कभी भी हिज नहीं लिखेंगे, बल्कि ऑफ के बाद आप क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था 3-4 रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि जेरेंड अगर होगा तो जेरेंड से पहले हमें कौन सा केस लिखना है, पोजेसिव केस, और आफ्टर प्रेपोजिशन हमें कौन सा केस लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, पिछले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सी है, डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन 19, शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक्स। अब देखिए इनमें 3 सेंटेंस बिल्कुल क्लियरली गलत है। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक, शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक। हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें पास्ट टेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने दूसरे स्ट्रक्चर में चूंकि पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ किया है, इसलिए हम फर्स्ट वन वाले में पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। वही बात है जो मैं भी आपको बता रहा था, नियर पास्ट और लेट पास्ट। नियर पास्ट के लिए हमें क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट, और लेट पास्ट के लिए हमें क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। अगर एक सेंटेंस में 2 पास्ट आएंगे तो एक को हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होता है और एक को हमें किस में लिखना होता है, पास्ट परफेक्ट में लिखना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, बीटा। क्वेश्चन 20 में स्टम्बलिंग इन द लिविंग रूम, स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बलिंग इन द लिविंग रूम, इन द लिविंग रूम इनकरेक्ट प्रेपोजिशन है, इनटू आएगा, इनटू आएगा, इनटू आएगा। लिविंग रूम और इनटू लिविंग रूम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इनटू द लिविंग रूम। शी पिक्ड अप द रिसीवर। स्टम्बल्ड और स्टम्बल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्टम्बलिंग। जब आप देखें, जब हमने कहा कि इन्फिनेटिव को और जेरेंड के यूजेस में मैंने आपको एक यूज़ बताया कि अगर हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्ब की फॉर्म को यूज़ करेंगे तो कौन सी फॉर्म को यूज़ करेंगे, जेरेंड फॉर्म को। लाइक हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि टू स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हम कभी ऐसा नहीं बोलते नो टू पार्क, नो टू स्विम, नो टू हंट। हम हमेशा क्या बोलते हैं, नो पार्किंग, नो स्विमिंग, नो हंटिंग। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा किस फॉर्म को यूज करते हैं, जेरेंड फॉर्म को। तो स्टम्बलिंग इनटू होगा, करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या होगा, बीटा। उसके बाद 21 में माय फादर पॉइंटेड बाय हिज केन, पॉइंटेड बाय हिज केन नहीं होगा, इनकरेक्ट प्रेपोजिशन है, बल्कि आपके पास क्या होगा, विद हिज केन। ठीक है। उसके बाद आई वाइप द स्ट्रीम ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप देम अवे। टू कीप देम अवे नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज। इसी तरह की प्रेपोजिशन आपको टेक्स्ट में से निकालनी है। देखिए आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको एक बात मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि आपके पास टेक्स्ट में से क्वेश्चन बनता है, और टेक्स्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके पास बनते हैं वो किसके होते हैं, प्रेपोजिशन के होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए, बड़ा स्मार्टली खेलते हुए प्रेपोजिशन जितनी भी हैं टेक्स्ट की वो तैयार करनी है। रट्टा नहीं मारना है, क्रैम नहीं करना है, उनको टेक्निकली देखना है। और टेक्निकली का तरीका वो ये जो मैंने आपको बताया है, रेड हाइलाइटर उठाएं, न्यू टेक्स्ट बुक उठाएं, पढ़ना शुरू करें, और जहाँ पर भी इस तरह की प्रेपोजिशन नज़र आती है जो आप ये समझते हैं अपने तौर पर कि इसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये यार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, उसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन 23, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म इफ आई हैड ट्राइड। ठीक है। कंडीशनल स्ट्रक्चर वाला, कंडीशनल सेंटेंसेस वाला, कंडीशनल स्ट्रक्चर वाला टेस्ट जो लेक्चर है वो आप देखेंगे वर्ब्स वाले लेक्चर्स में। ठीक है। उसमें चारों स्ट्रक्चर्स को बयान किया गया है, लिखा गया है, बताया गया है कि इफ़ के साथ ये टेंस हो तो आगे ये टेंस होना चाहिए, इफ़ के साथ ये टेंस होना चाहिए। मैं आसानी के लिए बता देता हूँ कि अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लिखा होगा, अगर आपके पास आई वुड एंड अप लिखा हुआ है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट होना चाहिए। ठीक है। आपने याद रखना है, आपने एक दफ़ा वो चारों स्ट्रक्चर वाला, कंडीशनल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर पढ़ लेना है। वो 12-15 मिनट का लेक्चर है, बड़ा अच्छा है। 24 में इफ़ द डॉक्टर हैव बीन राइट, अगेन कंडीशनल स्ट्रक्चर है, और फॉर गॉड सेक वर्ब्स में जाके कंडीशनल वाला स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा।
आई चीटेड दैट मैनी टाइम्स, आई चीटेड दैट मैनी टाइम्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई हैव चीटेड दैट मैनी टाइम्स। आपको वर्ब्स देखने हैं, आपको वर्ब की फॉर्म देखनी है, आपको वर्ब का मोड देखना है। तो यहाँ पर हम इफ़ द डॉक्टर हैव बीन राइट ही सेड विंकिंग एट मी, आई चीटेड दैट मैनी टाइम्स नहीं होगा। जो काम कंप्लीट हो चुका होता है, परफेक्ट हो चुका होता है, मुकम्मल होता है, हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट पेटी रॉकेट। देखें, जब भी हम कोई नाउन लिखेंगे और वो नाउन होगा कॉमन, और वो नाउन होगा सिंगुलर, और वो नाउन होगा काउंटेबल, तो आपने उससे पहले हमेशा बेटे क्या यूज़ करना है, आर्टिकल यूज़ करना है। एडजेक्टिव को आपने नहीं देखना है, आर्टिकल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली नहीं लिखा जाता। अभी जो इंडेफिनिट आर्टिकल आप लिखते हैं, आप इंडेफिनिट आर्टिकल लिखते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ये किसी भी सूरत में एडजेक्टिव के को देख के नहीं लिखा जाता, नाउन को देख के लिखा जाता है। अगर आपका नाउन काउंटेबल है, अगर आपका नाउन काउंटेबल होने के बाद सिंगुलर है, और अगर आपका नाउन कॉमन है, तो आप किसी भी उस नाउन को किसी भी सूरत में विदाउट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, आपको उसके साथ आर्टिकल लिखना है, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आप याद रखेंगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपके पास बुक 1 का चैप्टर 4, 5, 6 है, उसके बाद वो कैब में से सी और डी है, और साथ नाउन के कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे। इस टेस्ट में मैंने नाउन का कोई क्वेश्चन शामिल नहीं किया है, लेकिन आगे जाकर हम नाउन के क्वेश्चन शामिल करना शुरू करेंगे। और एक बात बेटे याद रखिएगा, टेस्ट जो होता है बेटे वो इवेल्युएशन होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। प्रैक्टिस के लिए कभी भी टेस्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए मतलब आप ऐसा मैं नहीं कह सकता, या ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या ये कोई भी इस बात को स्टैंडर्ड नहीं बना सकता कि 25 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट फेज़ जो होता है वो प्रैक्टिस फेज़ नहीं होता। प्रैक्टिस फेज़ के लिए आपको पता है, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्रिप की तरफ से एक 10,000 MCQs बैंक जो है वो क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, प्रिंटेड फॉर्म में पहुंच चुका है, बच्चों को डिलीवर किया जा चुका है, कुछ स्टूडेंट्स को मिल गया है, कुछ स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। आपने वो लेना है लाजमी तौर पर। फिज़िक्स की बुक बहुत कमाल है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लिखी हुई है, आबिद उमर साहब की तरफ से। केमिस्ट्री आउट क्लास है शुएब बनवर साहब की तरफ से, और इंग्लिश मैंने खुद लिखी तो डेफिनेटली अच्छी होगी। अपने मुँह मियाँ मिठू बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बुक्स लाजमी लेनी है, बुक्स वाइटल रोल होती हैं। प्रैक्टिस जितनी भी है वो आपने क्वेश्चन बैंक से करनी है। प्रैक्टिस के बगैर एंट्री टेस्ट में सक्सेस पॉसिबल नहीं है। एंड प्रैक्टिस ही हमें कॉन्फिडेंस देती है, और प्रैक्टिस ही हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड लेक्चर, फॉर योर सेकंड टेस्ट। सॉरी, आप आपके पास मेरा नंबर है। किसी भी तरह की कोई बात आपने डिस्कस करनी हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और काइंडली थोड़ा पेशेंट रखा करें। ऐसा नहीं होता, बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं। अभी क्या मैसेज किया और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टीचर अगले ही 1-2 मिनट में मुझे मैसेज करे। मैसेज का रिप्लाई ज़रूर आता है, थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आता है। किसी भी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपने अपने कोई बात डिस्कस करनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सेकंड टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छे से सोल्व करना, और अपना रिजल्ट मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करना है, ताकि मुझे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता रहे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।